नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नमस्कार दर्शकों, हर रोग को अब तोड़ना है और योग से नाता जोड़ना है। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम योग व जीवन में। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और योग करने से न केवल हमें शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और योग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है जीवन का आधार योग और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुवर्चा चौहान, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरल शब्दों में जो है वो योग का क्या मतलब है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? योग जो है एक बहुत ही व्यापक शब्द है। कहने के लिए शुरुआत करें तो जैसे कि भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने हमें एक धर्म का मार्ग बताया है, तो उसमें योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इस धर्म के रास्ते से हम धर्म शब्द में से योग को निकाल दें तो धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो कुछ ऐसा ही महर्षि कपिल ने कहा है कि यथा अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति स धर्म। तो योग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस संसार में लौकिक जगत में अगर हमने उन्नति के मार्ग पर चलना है तो योग का सहारा लेना है, और निश्रेयस प्राप्ति कि हमें अगर मोक्ष की तरफ जाना है तो भी हमें योग को अपने जीवन में उतारना है। अगर भाषा को ही लें तो देखिए आप योग का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयोग है, उपयोग है, अति योग है, अधियोग है, नियोग है, संयोग है। ऐसा कहें कि वियोग में भी योग का स्थान है। तो शास्त्रों की बात लें तो आयुर्वेद में जो दवा देते हैं वैद्यक इत्यादि, तो उसे भी योग कहा गया है। गणित में योग है। अब थोड़ा सा दृष्टिपात करें अगर अपने शास्त्रों के ऊपर, तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दिया है, तो योग साधन बताया है उसमें। पूर्व मीमांसा में कर्म योग को महत्व दिया गया है, उत्तर मीमांसा में ब्रह्म योग बताया है, श्रीमद् भागवत गीता है उसमें भक्ति योग की व्याख्या है। और अभी के समय को लें तो श्री गुरु नानक देव जी ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें वैदिक प्रसंगों को उद्धृत करते हुए भक्ति योग को ही महत्वपूर्ण बताया है। तो योग का हमारे जीवन में बहुत ही व्यापक स्थान है, इसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। जी मैम, जैसे आजकल देखा जाए तो आजकल हमारा जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण हो चुका है, क्योंकि जैसे वेस्टर्न कल्चर आया है या मोबाइल फ़ोन्स जब से आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से हमारी ज़िंदगी में एंटर हुआ है, तब से मतलब हमारे जो है वो हमें टाइम ही नहीं मिलता योग करने के लिए। तो हमें कैसे जो है वो टाइम निकालना चाहिए और क्या क्या हमें योगाभ्यास करने चाहिए जिससे हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त रहे? हाँ जी, आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा। आज का जो दौर है वो मोबाइल का युग है, कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक युग है। तो इसको हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, परंतु अगर हम योग को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में स्थान दें तो हम अपने शरीर का, स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो अधिक नहीं तो 20 मिनट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुबह उठ के आप फ्रेश होकर के 20 मिनट अगर हम दें तो महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग में यम नियम बताए हैं, उसके बाद आसन का स्थान आता है, उसके बाद प्राणायाम का स्थान आता है। तो नियम है, तो नियम का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
तो अगर हम नियम बना लें कि हमने सुबह उठना है और 20 मिनट देने हैं, हमारा मन नहीं भी करता तो हम एक आसन जहां हमने जगह बनाई है हम वहां पे जाके ही बैठ जाएं, तो कहते हैं उसका भी फल मिलेगा। तो हमें सुबह उठ के ही योगाभ्यास करना चाहिए। और कुछ आसन ऐसे हैं कि जिनको हम सुबह स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, यौगिक जॉगिंग के नाम से उनको जाना जाता है। तो हल्का फुल्का व्यायाम करके तो हमारा शरीर जो है कार्यान्वित हो जाता है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण आसन है, एक ताड़ासन है जिसको, उसके सिंपल ताड़ासन है। तो जैसे कि उसमें हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं, धीरे धीरे एड़ियों को उठाते हैं और पंजों के बल में पैरों पे खड़े होते हैं, और इससे जो है हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है। तो जो लंग्स हैं हमारे वो एकदम से खुल जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि नॉर्मली तो हम 15 to 20% ही लंग्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको स्ट्रेचिंग करते हैं इस आसन से तो लंग्स हमारे फैल जाते हैं। एल्वियोलर स्पेस में गैसियस एक्सचेंज बहुत इफेक्टिवली स्थान अपना ग्रहण करती है, एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। और इसी के साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम आंतें हमारी खुल जाती हैं, उसमें हम पानी पी करके सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। उसके बाद हम ताड़ासन करते हैं तो वो सारा आंतों में हमारा पानी चला जाता है और एकदम से हम फ्रेश होने में भी हमें दिक्कत नहीं होती, कब्जी कभी नहीं होगी हमें। तो इसी से स्पाइन में भी हमें बहुत आराम रहता है, स्पाइन हमारी मजबूत रहती है। तो ताड़ासन कहलाता है ये। तो मैम जो आपने भी ताड़ आसन बताया, तो इस आसन को हमें जॉगिंग करने के बाद करना है। हाँ, तो थोड़ा बॉडी जैसे वार्म अप हो जाती है, उसके बाद हमें करना चाहिए। मतलब हमें वार्म अप अपनी एक्सरसाइज करने के बाद फिर हमें पानी पीना चाहिए, उसके बाद हमें ताड़ आसन करना चाहिए। पानी सुबह उठते ही पीना चाहिए, सील गर्म जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, लोकल भाषा में, कि क्योंकि शिमला में तो ठंड रहती है तो ठंडा नहीं सूट करता, तो आप हल्का सा उसको गर्म गुनगुना करके पानी पिएं और उसके बाद ये ताड़ासन करें। तो उसके बाद हमें बहुत बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, थोड़ी जॉगिंग कर लें उसके बाद। तो हमें कितने मिनट्स जो है वो करनी चाहिए? और जो अभी बिगनर्स ही हैं तो उनको वो कितने मिनट्स ये वाली एक्सरसाइज ताड़ासन करना चाहिए? जी, वो जो कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी आसन हम परफॉर्म करते हैं ना, तो बिगिनर्स के लिए हल्के से शुरुआत करनी चाहिए और यथाशक्ति ही अपने शरीर की स्वस्थता को देखते हुए करना चाहिए। कि अगर यथाशक्ति शब्द का बहुत उपयोग है इसमें, तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो अगर हम बच्चों को लें तो उनका शरीर तो एकदम से मुड़ता जुड़ता कुछ भी कर सकते हैं हम, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। और अब एक 60 इयर्स ओल्ड अगर शुरू करेगा तो उसकी हड्डियां तो स्टिफ होंगी ना, तो ये डिपेंड करता है। तो हल्का हल्का पहले उस पोज में बैठने की कोशिश करें, स्थिर होने की कोशिश करें, और उसको फिर धीरे धीरे समय हम बढ़ा सकते हैं। जी, तो मैम क्या ताड़ आसन से मतलब हमारी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो सकती है? हाँ, बच्चों के लिए ऐसा माना गया है कि ताड़ आसन से हमारा कद भी बढ़ता है, कद भी बढ़ने में भी सहायक रहता है ताड़ासन। तो मैम ये मतलब सपोज करो अगर हमारे पास बच्चे जो है वो 18 ईयर्स, बोलते हैं ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक एज होती है 18 ईयर्स, एंड अगर हम इसके बात करें तो क्या देयर इज पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज द हाइट? ऐसा माना तो जाता है, बाकी तो कुदरत के आगे तो कुछ भी नहीं आगे किसी का बस नहीं चलता, पर ऐसे ये साधन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, विद्यमान है ये सब चीज़ें। जी मैम, तो मैम अब ताड़ आसन के बाद जो है वो फिर हमें कौन सा आसन करना चाहिए? ताड़ आसन है, उसके बाद आप त्रिकोण आसन कीजिए। और एक मैं और बात कहना चाहूँगी कि किसी की कमर में दर्द है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आगे को झुकने वाले आसन कभी नहीं करें, है ना। तो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन उनके लिए बिल्कुल वर्जित हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अपनी शरीर की स्थिति को देखते हुए, आयु को देखते हुए, और इंडिविजुअल को अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, जो है शारीरिक अवस्था को देखते हुए करना चाहिए। जी मैम। जी, तो मैम ये जो त्रिकोण मतलब जो आसन है, ये हमें मतलब जो आपके पास ताड़ आसन है उसके बाद त्रिकोण आसन करना चाहिए हमें? कुछ ऐसे व्यायाम है ना, हमें अपने आप से सेलेक्ट कर लेने चाहिए।
अच्छा। तो कुछ खड़े होकर के करने वाले आसन हैं, उसके बाद कुछ बैठ के करने वाले आसन हैं, कुछ पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन हैं, कुछ पेट के बल लेट के करने वाले आसन हैं। तो हमें जिस भी कई बार वो ऐसे आसनों का चयन करना पड़ता है जो हमारी रोग की अवस्था के अकॉर्डिंग होते हैं। अब मोटापा ही ले लीजिए, ओबेसिटी कहते हैं कि आजकल काफ़ी अधिक बढ़ रही है, कुछ जंक फूड की भी उसकी एक वजह है। तो यंगस्टर्स में जैसे है तो बहुत इसका चलन है। तो ओबीस लोगों के लिए अब चक्रासन है, द्विचक्रासन है, पैर पीठ के बल लेट के अपनी टांगों को घुमाने के लिए घुमाते हुए आसन है। तो अपनी रोग की स्थिति के अकॉर्डिंग भी हम आसनों का चयन कर सकते हैं। जी मैम, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये सारे आसन जो है वो सीक्वेंस वाइज ही करने चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि ताड़ आसन करो, फिर ताड़ आसन के बाद त्रिकोण आसन करो, मतलब ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है हमें, क्योंकि हमें समय नहीं है हमारे पास। हम अपनी इंडिविजुअल की, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल को अपनी स्थिति के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार, अपने किसी रोग से पीड़ित हैं वो लोग, तो उसके हिसाब से कुछ आसनों का चयन करके और नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। जी मैम, तो मैम अभी आपने त्रिकोण आसन का जिक्र किया, तो ये त्रिकोण आसन जो है वो हमें कैसे करना चाहिए? त्रिकोण आसन हम अपनी टांगों को में थोड़ा फासला करके खड़े हो जाते हैं, हाथों को फैला लेते हैं और आगे झुक के, जो अगर राइट हैंड है तो उससे लेफ्ट फुट को टच करेंगे और उसमें स्थिर रहने की कोशिश करेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड से राइट फुट को टच करने की कोशिश करेंगे और उसमें स्थिर रहने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ सांसों का भी जो है वो भी, सांस का लेना और छोड़ना ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे अच्छा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसी एक एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें, उससे राय लें और सिलेक्शन ऑफ आसन करें और उसके बाद हम करें। जी मैम, जैसे अक्सर आजकल देखा गया है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, वो आजकल एक ट्रेंड है ना कि टेलीविज़न के आगे बैठ जाते हैं, बट वो चीज़ें हमें अच्छी से नहीं दिखाई देती, मतलब फ़ोटोज़ जो हैं वो थोड़ी ब्लर्ड होती है और लोग वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मतलब क्या हमें जो है वो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होता है कि अब जैसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले तो वो स्कूल में जाता है, प्री नर्सरी वाला टीचर उसको टीच करता है, तभी वो हायर क्लासेस में जाएगा। तो वैसे ही जब एक बिगिनर होगा तो क्या उसको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है? बिल्कुल है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैंने पहले भी कहा आपको कि हमें एक एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेनी चाहिए। फिजिशियन है या जो योग आसनों में एक्सपर्ट हैं, योगाचार्य हैं, उनसे हमें अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके ही हमें चयन करना चाहिए। और जब हम स्वस्थ हैं तो हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज विद 1 और 2 आसन्स और प्राणायाम को भी हमें साथ में सम्मिलित करना चाहिए। तो मेरा सबसे ज़्यादा ऐसा मैंने समझा है कि हमें नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए, और ये नहीं कि आज किया और कल फिर छुट्टी हो गई, अगले दिन फिर लेट उठे, ऐसा नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि नियम का इसमें बड़ा महत्व है। तो नियमबद्ध तरीके से अगर हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम समय की अवधि को बढ़ाते जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। जी मैम, आजकल जैसे विंटर सीजन आने वाली है, ठीक है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि समर सीजन में एक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा योगासन करते हैं और विंटर सीजन में वो बंद कर देते हैं। तो मतलब क्या ऐसे लोगों को जो है वो अपने आसन को बरकरार रखना चाहिए या? बिल्कुल करना चाहिए, कोशिश तो ऐसी ही करनी चाहिए, पर शिमला की परिस्थितियां हैं ऐसी कि सुबह बहुत ठंड होती है, तो फिर हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, बालकोनी के दरवाजे के आगे कर सकते हैं, तो हल्की सी खिड़की खुली, फ्रेश एयर का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो चलो कोई किसी कारणवश हम आसन नहीं परफॉर्म कर सके तो हम प्राणायाम कर सकते हैं उस दिन। तो अपने वीकली एक दिनचर्या सेट कर लें कि इतने दिन हमने आसन करना, इतने दिन हमने प्राणायाम करना, तो एक्सरसाइज और उसकी एक आदत पड़ जाती है, फिर हमारा मन जो है उसी तरफ प्रवृत्त होगा उस समय में ना। जी मैम, अगर हम
नियमबद्ध तरीके से करेंगे। जी मैम। मैम आजकल देखा जा रहा है कि आसन तो हम कर रहे हैं, लेकिन आसन का जो इम्पैक्ट है वो हमारे फूड पे भी, हमारा फूड भी वैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जंक फूड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यूथ जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेरेटिव टू जो घर में बना हुआ मटेरियल होता है। तो हमें जो है वो आहार किस किस टाइप के जो है वो आहार अपने डाइट में जो है वो शामिल करने चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग का मतलब सिर्फ शरीर को आसनों या प्राणायाम से साधना ही नहीं है। योग हर हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होगा। आहार विहार विचार सोना जागना ये सब योगमय होना चाहिए। आपने आहार की जंक फूड की बात की तो उसका फिर लाभ विशेष नहीं होगा हमें। और जंक फूड तो क्या है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसको बिल्कुल एकदम से उसको जैसे निष्क्रिय बना देता है। तो अगर पाचन तंत्र हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है कि हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। जी मैम। मैम जैसे अभी आपने जिक्र किया था प्राणायाम का भी, तो हमें जो है वो किस किस प्रकार के जो है या कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए? जी, हमें प्राणायाम जो आजकल प्रचलित हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति है। कपालभाति वैसे तो एक षटकर्म की क्रिया है जी मैम, परंतु उसको प्राणायाम में ही ले लिया जाता है। अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, भ्रामरी प्राणायाम है और उद्गीत है, प्रणव का जप करते हैं। तो कपालभाति को हमें शुरुआत में जरूर करना चाहिए। तो उसमें हम पेट को अंदर रखते हुए सांस को बाहर छोड़ते हैं फोर्सफुली। तो इससे क्या है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक काइंड ऑफ मसाज हो जाती है। अब बॉडी को एक्सटर्नली तो हम जैसे मर्जी उसकी मसाज कर लें, पर इंटरनल ऑर्गन्स की अगर मसाज हो जाए, उनकी भी तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये कपालभाति जो प्राणायाम है ये हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर एक्ट करता है, उनकी इंटरनल मसाज कर देता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहीं किडनीज लाई कर रही हैं, तो उन सब की एक टोनिंग हो जाती है। तो उनकी कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लिवर है, तो इनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। जी मैम, जैसे अगर कईयों को आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर जो है वो लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इससे सिस्ट भी हो रहा है, तो इसका कोई इम्पैक्ट सिस्ट पे पड़ेगा? बिल्कुल, कपालभाति से ओवरी की सिस्ट और ये सब चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल ग्रोथ्स, इस पे बहुत असर है। और ये आजकल तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप प्राणायाम वगैरह ज़रूर करें। और कपालभाति से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डायरेक्ट असर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। जी मैम। तो मैम अब कपालभाति को हमें जो है वो कितने समय तक करना चाहिए, मतलब एज अ बिगिनर और जिनको आदत हो चुकी है? मिनिमम 3 मिनट्स तो करें ना, 3 to 5 मिनट्स स्टार्टिंग में कर लें, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जी मैम। हाँ जी। तो इसके साथ ही अनुलोम विलोम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, जो हमारी दोनों नासिकाओं के लिए और हमारे जो मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। जी मैम। छोटे बच्चों को अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कराएं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ती है। जी मैम। तो अब ये जो हमारी ये चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी है राइट नॉस्ट्रिल, तो ऐसा माना गया है कि योग करने वाले लोगों का ही दोनों नासिकाएं काम करती हैं। अच्छा। नॉर्मल लोगों की कभी एक नासिका काम करती है, कभी दूसरी। कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है। तो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम की, तो हमारे ये दोनों नासिकाएं जो हैं वो समान रूप में काम करेंगी, तो हमारा एक बैलेंस बनाने में बहुत सहायक होता है। तो मस्तिष्क भी जो है वो बैलेंसिंग जो है, जैसे कई बार टिल्टिंग होती है हमारी,
स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं तो हमें मानसिक तनाव भी हो जाता है, तो उसके लिए वंडरफुल प्राणायाम। तो मैम जैसे अभी सीजन्स का भी क्या हमें नॉस्ट्रिल के ऊपर ध्यान रखना है? जैसे सपोज करो अभी विंटर्स हैं तो हमें किस मतलब स्टार्ट कौन से नॉस्ट्रिल से करना, राइट या लेफ्ट नहीं, नॉस्ट्रिल? उसका अनुलोम विलोम का तरीका ही ये है कि आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, पहले लेफ्ट से सांस ऊपर लेंगे ठीक है और फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट को लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो इसका। मैम उसमें फिर हम सांस को रोक के भी नहीं, रखेंगे? रोकने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप आराम आराम से कर सकते हैं, यथाशक्ति। ओके मैम। यथाशक्ति जैसे आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आसन या प्राणायाम करते भी आप स्ट्रेस में आ गए तो फिर उसका फायदा ही क्या है। जी मैम। तो इससे मैम और क्या क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इससे हमारा लंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है? प्राणायाम तो लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना जी। जी मैम। प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम है वो लंग्स को आपके अफेक्ट करेगा। जैसे मैम कोई कोविड का पेशेंट है, उसको भी कोविड हो के वो हाँ, रिकवर उस टाइम कर सकता में है? कोविड के समय में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया प्राणायाम का, लोगों को स्वस्थ करने में, मेंटल स्ट्रेस से रिलीव करने में। एक जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस बढ़ गई थी उस टाइम में, तो उसको रिलीव करने में भी ये बहुत सहायक हुआ है। जी मैम। तो मैम अब अनुलोम विलोम के बाद जो है वो हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। जी मैम। भ्रामरी में हम अपने हाथों को चेहरे पे रखते हैं, उंगलियों को, और 2 उंगलियों से हम आईज को बंद करते हैं, थंब से हम ईयर को बंद करते हैं और 2 उंगलियां हमारी माथे पे होती हैं। साइंटिफिक रीज़न है इसके लिए। तो और सांस लेंगे और जब छोड़ेंगे तो जैसे भ्रमर गुंजन करता है उस तरीके से हम छोड़ेंगे। तो ये भ्रामरी कहलाता है। ये भी हमारे मस्तिष्क को बहुत एक्टिवेट करता है। तो मैम इसका साइंटिफिक क्या बेनिफिट है? आप देखिए ना कि सब काम हमारा मस्तिष्क से ही गाइडेड है। कुछ भी हम करना चाहते हैं, और मेंटली हमें स्वस्थ होना कितना जरूरी है। तो मेंटल बैलेंस बनाने में एक्सलेंट प्राणायाम। आप भ्रामरी जो है और वो इसके साथ फिर उद्गीत को भी हम कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम, अच्छा उसको कैसे करते हैं मैम? उद्गीत के लिए बस हमें स्ट्रेट, वैसे योग का जो फर्स्ट रूल यही है ना, कीप योर बैक स्ट्रेट। जी मैम। राइट, एंड ऑलवेज टेक ब्रीथ थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। कई बार होता है ना कि देखा आपने बच्चे मुंह खोल के भी सांस लेते हैं, तो उनको हमें टोकना चाहिए, नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना चाहिए। तो मैम उसके पीछे क्या रीजन है कि हम अपने मुंह से नहीं ले सकते? नहीं, नाक बना है ना, मुंह खाने के लिए है। हर एक ऑर्गन का अपना प्रॉपर फंक्शन होता है, नाक से ही सांस लेते हैं। अब नाक में ये देखो, ये जो हमारा नेजल चैम्बर है, दिस इज नेचुरल थर्मोस्टेट। और इसमें हमारी कोई अशुद्ध वायु है, कोई धूल के कण हैं, वो भी हमारे निकल जाते हैं। मुंह खोल के सांस नहीं लेते हैं, नाक बना है उसके लिए। तो नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना चाहिए हमें। तो और ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो ये 3 रूल अगर हम फॉलो करेंगे तो स्ट्रेट बैठेंगे, किसी भी आसन में, स्थिर सुखम आसनम, किसी भी आसन में बैठने का अभ्यास करें और उसमें बैठ के और फिर ओम का जप करें, सांस लेते हुए ओम की ध्वनि और छोड़ते हुए उसको पूरा ओम पे, म पे एंड करें। तो इसको उद्गीत कहते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ नेचुरल ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये। जी मैम। जी मैम, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें प्राणायाम और जितने भी हमारे योग अभ्यास हैं वो हमें कैसे परफॉर्म करने चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको मतलब कोई डिफिकल्ट वे से या डिफरेंट वे से अगर हम इनको परफॉर्म करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक, वो लाभ देने की जगह नुकसान दे सकता है। जी मैम। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर सुवर्चा चौहान जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे।